आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। आज हम फिर इस सेशन का आगाज़ करते हैं और इसके अंदर आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। मतलब खाने के से कुछ लोगों को ख़ास किस्म के खाने से एलर्जी होती है और ख़ास तरह के खाने को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस मौजू के ऊपर जो कि डॉक्टर आमिर सज्जाद का एक स्पेशल इंटरेस्ट भी है इस टॉपिक में, वो आज प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर आमिर सज्जाद का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि इन्होंने 1986 में डॉ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद ये यूके आ गए थे कुछ साल के बाद और वहाँ पे इन्होंने अपनी फर्दर ट्रेनिंग की। तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 साल से ये कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और इनका जो सारा इंटरेस्ट है मेनली वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब आंतों की बीमारियां और जिगर की बीमारियों से है। तो बिस्मिल्लाह करें डॉक्टर आमिर सज्जाद। आप स्टार्ट करें। जी मैम, एक सेकंड, I'm just sharing the slides. आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है जरा? जी 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 नजर आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फूड एलर्जी और एंड फूड इंटॉलरेंस। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया कि ये बहुत ही कॉमन मसला है और ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। तो आज इस पे बात करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि फूड जो रिएक्शंस हैं इसमें मैंने इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। लेकिन हम आज मेनली बात करेंगे 2 कैटेगरीज पे, जब तीसरी कैटेगरी जो इन्फेक्शन से होती है। तो इसमें एक तरह के जो रिएक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं इम्यून मेडिएटेड, यानी कि ये एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम, एलर्जी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। और दूसरे जो टाइप ऑफ फूड रिएक्शन है वो नॉन इम्यून मेडिएटेड होता है, उसमें एलर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसमें हजम करने का मसला होता है फूड को, या फिर हमारी जो इंटेस्टाइन है इट इज टू सेंसिटिव टू दैट फूड, तो उसकी वजह से हो सकता है। जो तीसरा ग्रुप है उसमें इन्फेक्शंस आ जाती हैं, जैसे किसी ने खाना खाया, उसमें कोई बैक्टीरिया है, टॉक्सिक बैक्टीरिया, उससे फूड पॉइजनिंग हो गई। और हमारे मुल्क में तो काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन हम आज इस पर बात नहीं करेंगे, ये डिफरेंट इशू है। और ये आमतौर पे एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है या वायरल होता है और कुछ दिनों के बाद जो है पेशेंट रिकवर हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि ये फूड सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन इज वेरी कॉमन, बहुत आम है। रफली तकरीबन 20% पेशेंट्स पॉपुलेशन को जो है किसी न किसी फूड से कोई मसला होता है। और हम लोग अक्सर जब अपने क्लिनिक्स में आईबीएस के पेशेंट देखते हैं, आईबीएस एक बीमारी है, फंक्शनल बॉल का फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। तो तकरीबन आधे पेशेंट जो हैं उनमें कोई ना कोई वो बताते हैं कि हमें फूड से जो है कोई मसला है, किसी एलर्जी से या इंटॉलरेंस है। और पहले आईबीएस जो है वो आज से 20-25 साल पहले इसको टोटली हम रिगार्ड करते थे कि ये फंक्शन प्रॉब्लम है बाउल का। लेकिन जैसे जैसे स्टडीज होती गई, अब लास्ट फ्यू ईयर्स में स्पेशली बहुत एविडेंस आया है कि काफ़ी ट्रूली बहुत से आईबीएस पेशेंट जो हैं उनको वाकई फूड से मसला होता है और फूड एलिमिनेशन से उनके सिम्टम बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एलर्जिक टाइप फूड रिएक्शन होता है, इम्यून टाइप, ये बहुत सीरियस भी हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना, इसको डायग्नोज करना बहुत ही अहम है। और इसके अलावा फूड एलर्जी और जो इंटॉलरेंस है, इससे जो मरीज है उसकी
लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, होम लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, वर्क लाइफ पे। अगर बहुत सीवियर सिम्टम हो तो उसकी वर्क कैपेसिटी और नींद डिस्टर्ब होती है। कुछ मरीज होते हैं उनको खौफ हो जाता है उस फूड से, फोबिया हो जाता है। और आप इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन भी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कि होपफुली हम इस बाय द एंड ऑफ दिस टॉक हम लोग कुछ उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। पहले मैं थोड़ी सी डिस्कस करेंगे फूड एलर्जिक टाइप, जो इम्यून मेडिएटेड फूड रिएक्शंस होते हैं। आमतौर पे ये एक्यूट होते हैं, खाने के विद इन फ्यू मिनट्स, हाफ आवर से 2 आवर्स के अंदर पेशेंट को जो है वो रिएक्शन हो जाता है। और ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा होता है और अडल्ट में कम होता है, बड़ों में। और इसका जो इस तरह के रिएक्शन एटॉपिक इंडिविजुअल्स कहते हैं हम, वो लोग जिनको और भी इम्यून बीमारियां होती हैं, मिसाल के तौर पे एस्मा हुआ या एक्जिमा एक बीमारी होती है जिसकी जो एलर्जिक रैश हो जाता है स्किन में। इस तरह के पेशेंट्स को जो है ये ज़्यादा रिस्क होता है फूड एलर्जी का। पीनट एलर्जी जो है ये बहुत कॉमन है और बहुत सीवियर होती है। मैंने ये डायग्राम शो की है सिर्फ एग्जांपल देने के किस तरह एलर्जिक रिएक्शन से फूड से एलर्जिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीनट एलर्जी है तो पेशेंट पीनट खाएगा, मैदे में जाएगा वो, और यहाँ पे जो एक ब्लड में इम्यून IgE एंटीबॉडी होती है और वो गट में भी होती है, उससे रिएक्शन होता है। और फिर सॉरी, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कुछ सेल होते हैं उनको मास्ट सेल कहते हैं। मास्ट सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल्स और हार्मोन्स होते हैं। तो जब वो इम्यून रिएक्शन होता है तो मास्ट सेल ये केमिकल हार्मोन रिलीज कर देते हैं ब्लड में, और उसकी वजह से फिर वो रिएक्शन होता है पेशेंट को। अब ये रिएक्शन माइनर भी हो सकता है, बहुत सीवियर भी हो सकता है। माइनर में जो है वो आमतौर पे स्किन रैश होता है और इचिंग होती है पेशेंट को, होंठ फूट जाते हैं, या सिकनेस मतली महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्पी पेन होता है। लेकिन जो सीवियर पेन रिएक्शन होता है उसमें फिर हम लोग उसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। ये इस डायग्राम में मैंने बताया, जैसे ये स्किन रैश हो गए हैं पेशेंट को, इस यंग पेशेंट का लिप हो स्वोलन हो गया। लेकिन जो सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है उसमें जुबान भी बहुत सूज जाती है, फिर जो सांस की नाली है उसमें इन्फ्लेमेशन से सांस लेने में दिक्कत होती है, बल्कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है, और अगर ये टाइम में इमीडिएट इसकी फौरन इलाज ना हो तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट को रिकग्नाइज करना जिनको बहुत सीवियर एनाफाइलेक्टिक टाइप फूड एलर्जिक रिएक्शन हो, ताकि उनकी जो है वो ट्रीटमेंट फौरी तौर पर हो सके। जो डायग्नोसिस है ये मोस्टली हम लोग अपनी प्रैक्टिस में क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। पेशेंट जो है वो बहुत मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं और या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पता चल जाता है कि इस फूड से खास तौर पे इस पेशेंट को रिएक्शन हुआ है। तो वो काफ़ी रिलायबल होती है हिस्ट्री। लेकिन अगर आप फर्दर उस पर मज़ीद उसका टेस्ट करना चाहें तो स्किन प्रिक टेस्ट भी होता है। मैं तो प्रैक्टिस में बहुत कम करवाता हूँ यहाँ पे। इसमें डिफरेंट फूड एलर्जेंस जो हैं, जो कॉमन फूड एलर्जेंस हैं, उनको हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं माइन्यूट अमाउंट में, और फिर हाफ आवर के बाद जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि कितना बड़ा उसका वो रिएक्शन हुआ है। तो जो जिस एलर्जन से एलर्जिक होता है मरीज, वहाँ पे रेड कलर का जो है वो एक व्हील सा बन जाता है, और जो कि इंडिकेट करता है। लेकिन ये टेस्ट जो है ये बहुत रिलायबल नहीं है। अगर नेगेटिव हो तो ये रूल आउट नहीं करते, और पॉजिटिव हो तो बाज़ औक़ात फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ये सपोर्ट कर सकते हैं डायग्नोसिस को। अच्छा, जिन मरीजों को एलर्जिक रिएक्शन होता है हम उनको कहते हैं कि अच्छा, ये बहुत ही जो कॉमन एलर्जेंस हैं फूड कंपोनेंट, वो उनमें एक तो काउज मिल्क है। काउज मिल्क की एलर्जी जो है ये बच्चों में होती है, बेबीज में खास तौर पे। ये जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उसके बाद वो गाय के दूध पे उनको जब स्विच करते हैं
तो उनके सिम्टम शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द, रात को रोते रहेंगे, गैस खारिज करेंगे, डायरिया हो जाएगा उनको। और जब काउज मिल्क आप बंद करें तो ड्रामेटिकली फौरन जो है उनके सिम्टम बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाते हैं। एग्स की एलर्जी काफ़ी कॉमन है, पीनट्स का जैसे जिक्र किया, इसकी एलर्जी कॉमन और सीवियर होती है। शेलफिश होती है, मछली की किस्म है, इससे बहुत सीवियर रिएक्शन हो सकता है, और भी सी फूड जो है उनसे रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत लॉन्ग लिस्ट है जो मैंने इसमें लिस्ट नहीं की है, लेकिन ये किसी भी फूड से बेसिकली पेशेंट को रिएक्शन हो सकता है। और उसकी जो मेन ट्रीटमेंट है वो फूड एक्सक्लूजन है, यानी कि जिस खाने से आपको रिएक्शन हो रहा है वो ना खाएं, उसको कंप्लीटली अवॉइड करें। और यहाँ पे अक्सर होता है कि कुछ हमने मरीज देखे हैं कि वो इतना उनको सीवियर रिएक्शन होता है कि वो हालांकि अपने घर में, घर की कुकिंग में और जो खुद खाना खाते हैं वो जाहिर है वो इसको अवॉइड करेंगे, उसको खाने को, फॉर एग्जांपल पीनट्स को। लेकिन जब वो बाहर खाना खाना जाते हैं तो कई खानों में नट्स मिक्स की होती हैं, मरीज को पता नहीं लगता। और यहाँ पे कई ऐसे एपिसोड हो चुके हैं जहाँ के रेस्टोरेंट में पेशेंट को इतना सीवियर रिएक्शन हुआ कि एम्बुलेंस मंगवानी पड़ी। तो उसमें फिर हम ऐसे मरीजों को ये भी एडवाइस करते हैं कि एड्रेनलिन का एक ये इंजेक्शन होता है प्री फिल्ड, पहले से उसमें दवाई भरी होती है, तो उसकी बारीक सी नीडल होती है, जैसे कि इंसुलिन लगाते हैं डायबिटीज के पेशेंट, उस तरह की नीडल होती है। तो वो हम कहते हैं कि अपने पास रखें, और खुदा न खास्ता अगर आपको रिएक्शन सीवियर होता है तो आप उसी वक्त खुद इंजेक्शन लगवाएं। ये पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था। तो ये जैसे ये मरीज है, इसको इसके पास इंजेक्शन था, जैसे ही उसको रिएक्शन शुरू हुआ वो मसल में अपने उसने इंजेक्शन लगा लिया, और विद इन ए मिनट्स जो है उनको फिर फायदा हो जाता है। अच्छा, अब हम ज्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। उसमें एक तो फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस में जो सबसे कॉमन है वो ये शुगर्स होती हैं, लैक्टोज और फ्रक्टोज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्रीज में बहुत कॉमन है। एक स्टडी मैंने देखी थी, उसमें पाकिस्तान में रिपोर्ट किया गया था कि अब तकरीबन आधी पॉपुलेशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, लैक्टेज एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है लैक्टोज शुगर, लैक्टोज से शुगर ये मिल्क में होती है और डेयरी प्रोडक्ट्स में। और ये ऐसी शुगर है कि ये दो सिंपल शुगर के मिलने से बनती है। और ये जो जब लैक्टोज अपनी फॉर्म में होती है तो ये डाइजेस्टेबल नहीं होती, जो बल्कि एंजाइम होता है हमारी इंटेस्टाइन में, लैक्टेज कहते हैं उसको। जब हम लैक्टोज अपनी डाइट में लेते हैं तो लैक्टेज उस पर एक्ट करता है, उसको ब्रेक कर देता है। दो सिंपल शुगर्स में एक ग्लूकोज होती है, एक गैलेक्टोज होती है। फिर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर लैक्टोज की कमी होगी तो उसमें फिर लैक्टेज की कमी होगी तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगी और बड़ी आंत में चली जाती है। वहां पे जैसे मैंने पहले भी एक पिछली टॉक्स में बताया था कि हमारे इंटेस्टाइन में, खासतौर पे लार्ज इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। वो फिर लैक्टोज से जो है रिएक्ट करते हैं, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उससे फिर गैस बनती है, इंटेस्टाइन में फ्लूइड ज्यादा आ जाता है, फिर मरीज को जो है सिम्टम होते हैं। और लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है बहुत, इसकी जो सिवियरिटी है बहुत वेरिएबल होती है। कुछ पेशेंट्स को माइनर डेफिशिएंसी होती है, उनको माइनर सिम्टम होते हैं और वो उससे कोप कर लेते हैं, और कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम होते हैं और वो लैक्टेज अवॉइड करने के बजाय बगैर उसका कोई चारा नहीं होता। इसी तरह फ्रक्टोज भी एक शुगर है जो आमतौर पे कुछ फलों में पाई जाती है, फ्रूट जूसेस में होती है, हनी शहद में होती है। जिन फ्रूट्स में ज्यादा लैक्टोज हो, मसलन सेब हुए, आड़ू, आलू बुखारा, प्रून्स एक से फल होता है, ये वाटरमेलन है। इसी तरह मीठी चीजें, आइसक्रीम, कैंडीज, कुकीज, इसमें फ्रक्टोज काफी डला होता है। हनी में जैसे मैंने बताया, एक कॉर्न सिरप होता है, वो मीठा करने के लिए केक्स में, पैनकेक्स में डालते हैं लोग, तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज हालांकि ये सिंपल शुगर है, इसका प्रोसेस डिफरेंट होता है, ये इसको डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये इसका जो कैरियर मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है इन पेशेंट्स में।
तो उसकी वजह से इनको फ्रक्टोज सिम्टम जो हैं दोनों के तकरीबन एक जैसे होते हैं। जैसे जैसे ही वो इस तरह की डाइट लेंगे, अगर उनको इंटॉलरेंस होगी तो सिम्टम शुरू हो जाएंगे उनको। अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंस में एक पॉइंट ये भी बता दूं कि ये टेम्परेरी भी हो सकती है। मसलन कोई भी इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन हो या एक और डिजीज हम उसका तस्करा करेंगे आगे, सीलिएक डिजीज, उसमें भी सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। और जब अब ये डिजीजेस ट्रीट हो जाती हैं तो लैक्टोज जो है वो इंटॉलरेंस भी कम या ख़त्म हो जाती है। अच्छा, दो और फूड कंपोनेंट हैं, वो भी इंटॉलरेंस की कैटेगरी में हम उनको डाल सकते हैं। एक तो गंदम है और एक आर्टिफिशियल स्वीटनेस। ये जो डाइट ड्रिंक्स होते हैं, डाइट कोक हुआ, फिजी ड्रिंक्स या इवन डाइट स्क्वैश होते हैं, आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, खासतौर पे डायबिटिक के, और वो डाइट ड्रिंक्स लेते हैं। उसमें जो स्वीटनर्स होते हैं, सैकरिन वगैरह, ये इनसे भी पेशेंट्स को बहुत सीवियर सिम्टम हो सकते हैं या माइनर सिम्टम भी हो सकते हैं। वीट से जो है अच्छा, ये इनका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। इनमें एब्जॉर्प्शन का कोई मसला नहीं होता, डाइजेशन का, लेकिन ये गट जो है हमारी इंटेस्टाइन, वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है इनसे, तो उसकी वजह से सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, वीट का जो है वीट का जो मेन मसला है इसमें एक सीलिएक डिजीज है, जैसा वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर ये। तो सीलिएक डिजीज के अलावा भी कुछ काफ़ी पेशेंट जो हैं वो, उनको हालांकि उनको सीलिएक डिजीज नहीं होती, लेकिन वो जब गंदम लेते हैं या गंदम में एक प्रोटीन होती है ग्लूटेन, या ग्लूटेन कंटेनिंग कोई भी सीरियल लें तो उनको बाउल सिम्टम शुरू हो जाते हैं, और इवन सिस्टेमिक जनरल सिम्टम भी हो सकते हैं। और रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि जो नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी हम इसको कहते हैं, यानी कि पेशेंट को सीलियक नहीं है लेकिन ग्लूटेन सेंसिटिव है, ये एक्चुअली मोर कॉमन है देन सीलियक डिजीज। तो आप अंदाजा लगाएं, हालांकि सीलियक डिजीज इज वेरी कॉमन, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल जो ये फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम है, ये भी बहुत जल्दी खाने के बाद शुरू हो जाते हैं, विद इन ए फ्यू आवर्स। चंद घंटों में मरीज को जो है वो पेट में गैस की फीलिंग होती है। मरीज कहते हैं कि बहुत गैस, पेट फूल जाता है एकदम गैस की वजह से, और डकार भी आते हैं और गैस खारिज होती है। फिर उनको डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस, और बहुत अर्जेंसी, डायरिया विद अर्जेंसी कहते हैं, यानी कि उनको रश करना पड़ता है टॉयलेट में। और पेट में दर्द होता है, क्रैम्पी किस्म का पेन होता है, यानी कि बल पड़ रहे हैं पेट में। और अक्सर मरीज जो है वो सिक भी फील करते हैं, मतली होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिवेरिटी ऑफ दिस सिम्टम, और जितनी जितनी ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी इंटॉलरेंस होगी उतने ज्यादा सीवियर सिम्टम होंगे। इसके अलावा जो सिवेरिटी ऑफ सिम्टम, इस पे भी डिपेंड करती है कि आप कितनी शुगर ली है। जैसे आप बहुत ज़्यादा हाई लैक्टोज डाइट लेंगे या हाई फ्रक्टोज डाइट लेंगे तो उसमें ज़्यादा सीवियर सिम्टम होंगे ऑब्वियसली, और अगर कम लेंगे तो उसमें माइनर सिम्टम होंगे। डायग्नोसिस मेनली हम क्लिनिकल करते हैं, हिस्ट्री से, पेशेंट्स के उसके हिस्ट्री लेते हैं, तो आमतौर पे बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है। जब उनकी डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि खासतौर अभी फॉर एग्जांपल लास्ट वीक मेरे पास एक पेशेंट आया, 35 साल का था, तो वो ऑफिस IT वर्क करता है। तो कहता है कि मैंने नोट किया कि मैं कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा पी रहा था ड्यूरिंग द डे, और मिल्की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिल्क डाल कर पीता था, कैपुचिनो, और साथ लंच में ऑलमोस्ट रोज़ ही वो चीज़ का एक स्लाइस लेता था। ऐसा था कि टिपिकली 4 बजे लेट आफ्टरनून में मुझे बहुत शदीद पेट पर में दर्द होता था और मैं टॉयलेट रश करता था। तो मैंने अब ये कुछ दिनों से ये कॉफ़ी जो है ब्लैक पीना शुरू की है, चीज़ छोड़ दी है, तो मेरे सिम्टम सेटल हो गए। तो मुझे वो मेरे पास इसलिए आया था कि मैं इसको कैसे कंफर्म करूं। मैंने कहा ये बहुत ही ऑलमोस्ट कंफर्म है आपकी डायग्नोसिस, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अगर आप फर्दर कंफर्म करना चाहते हैं तो हम एक टेस्ट करते हैं, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ब्लड टेस्ट के भी अपने पिटफॉल्स हैं, ये कभी फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये डायग्नोसिस कंफर्म कर देता है। इस टेस्ट करने का फायदा ये होता है कि पेशेंट को डायग्नोसिस री इन्फोर्स हो जाती है।
एक तो हिस्ट्री से, फिर पेशेंट जो है ज़्यादा कंप्लायंट होता है ट्रीटमेंट के साथ, जो उसको एडवाइस करते हैं उसको वो उस पर अमल करता है। और एडवाइस ये होती है बेसिकली कि आप लैक्टोज जो है उसको अवॉइड करें अपनी डाइट में। लैक्टोज यानी कि मिल्क ना पिए, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़, क्रीम्स वगैरह, इनसे इज्तनाब करें। अब तो पाकिस्तान में भी अक्सर बड़ी शॉप पे लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। या सोया मिल्क होता है, इसी तरह आलमंड मिल्क होता है, उससे जो है वो ले सकते हैं आप, उसकी जगह आम दूध की जगह। इसी तरह जिनको फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनको भी यही एडवाइस करते हैं कि हाई फ्रक्टोज फ्रूट्स हैं या हनी, जिनके हमने अभी डिस्कस किया था, वो उसको अवॉइड करें, क्योंकि बेसिकली इनकी कोई दवाई नहीं है, सिर्फ अवॉइडेंस से जो है वो ट्रीटमेंट होती है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट में हम ये करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो लैक्टोज कंटेनिंग ड्रिंक दूंगा पेशेंट को। पेशेंट जब पीता है तो वो जब इंटेस्टाइन में आता है लैक्टोज कंटेनिंग ड्रिंक, तो यहाँ पे क्योंकि वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो बैक्टीरिया से उसका इंटरेक्शन होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उससे दो मेन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हाइड्रोजन और मीथेन। अब ये दोनों गैसेस जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और वहाँ से जाके ये लंग्स में एक्सक्रीट होती हैं, लंग्स में आती हैं। और जब मरीज ब्रीथ आउट करता है तो वो फिर वो गैसेस जो हैं हम एक उसको कहते हैं कि ब्लो करें एक मशीन में, तो वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जिन पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी, वो लैक्टोज के बाद वो हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली उनकी, और या मीथेन, तो ये गैसेस जब आती हैं उस मशीन में तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं और टेस्ट पॉजिटिव होता है। मिसाल के तौर पे ये एक हम जैसे एक मरीज को हमने ड्रिंक दिया, आधे घंटे बाद फिर हम उसको ब्लो करते हैं, फिर इंटरवल्स अभी 20 to 30 मिनट्स पेशेंट से ये कहते हैं कि ब्लो करें। तो ये एक मरीज है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, उसने लैक्टोज ड्रिंक लिया है। देखें आप, लैक्टोज लेवल जो है वो हाइड्रोजन लेवल का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, नीचे जा रहा है। लेकिन जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसका 1 घंटे के बाद एकदम हाइड्रोजन पीक पे चला गया। ये 22 से ऊपर जब जाता है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव है इसका। तो यहाँ पे 40 तक आ रहा है, ये देखें विद इन 2 आवर्स। तो ये टेस्ट जो है स्ट्रांगली पॉजिटिव है। और भी काफ़ी फूड कंपोनेंट हैं जिससे इंटॉलरेंस हो सकती है उसमें। और जो कॉमन फूड्स हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, मतलब बंद गोभी, मटर, बीन्स होती हैं जो सोया बीन्स हो गई, या और कुछ दालें भी होती हैं, उनमें इंटॉलरेंस हो सकती है। फैटी फूड, जो फ्राइड फूड होता है, उससे इंटॉलरेंस हो सकती है। इसका भी डिफरेंट मैकेनिज्म है, डाइजेशन से भी हो सकता है या फिर सेंसिटिविटी से भी। कुछ मसाले, अच्छा कैफीन से भी कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब कैफीन कंटेनिंग ड्रिंक्स लेते हैं, चाय कॉफ़ी, उनसे उनको सिम्टम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये सीलिएक डिजीज है। अच्छा, सीलिएक डिजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट और आम डिजीज है, और जो आम पब्लिक है वो रियलाइज नहीं करती कि ये कितनी कॉमन है सीलिएक डिजीज। इसका जो इंसिडेंस है, ये सीलिएक डिजीज जो है ये भी इम्यून मैकेनिज्म से होती है। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून मैकेनिज्म। और ये जिस मरीज को होती है फिर ये रेस्ट ऑफ द लाइफ, ये पूरी जिंदगी उस ये मसला अनफॉर्चुनेटली चलता रहता है। इसमें फिर इसकी वजह में ना सिर्फ ऑटो इम्यून मैकेनिज्म है बल्कि जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं। उसमें हमने कुछ जेनेटिक फैक्टर्स आइडेंटिफाई भी हो गए। एक हम लोग कहते हैं HLA एंटीजन, जो लिम्फोसाइट एंटीजन्स होते हैं, वो DQ2 और DQ8 ये खास तौर पे एसोसिएटेड होते हैं सीलिएक डिजीज से। और ये भी देखा गया है कि जिन मरीज के जो सीलिएक डिजीज के मरीज होते हैं, उनके जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, उनमें सीलिएक डिजीज का रिस्क ज्यादा होता है। अप टू 15% ज्यादा रिस्क भी हो सकता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में। हालांकि ये हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सीलिएक डिजीज के मरीज जो हैं उनके बच्चों को आगे से ये पास हो जाएगी, इस तरह नहीं होता, ऐसी कोई जीन्स नहीं है।
लेकिन फैमिली में रिस्क ज़्यादा होता है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर सीलिएक डिजीज़ का कोई पेशेंट है तो उसके ख़ासतौर पे फर्स्ट या सेकेंड रिलेटिव्स को कोई सिम्टम हो रहे हैं तो उनको अपना टेस्ट करवाना चाहिए सीलिएक डिजीज़ का। और ये इतनी कॉमन है कि मुख्तलिफ स्टडीज से पता चला है कि ये 100 में से एक शख्स को सीलिएक डिजीज होती है यहाँ पे यूके में। और पाकिस्तान में कोई ऐसी स्टडीज नहीं है जो जिसने एग्जैक्टली शो किया, लेकिन इंडिया में बहुत सी स्टडीज हो चुकी हैं और आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी ये इंसिडेंस होगा कि 1 in 100 के करीब ही आता है वहाँ पे। और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, आयरलैंड है, यहाँ पे तो इतनी कॉमन है कि 1 in 50, हर 50 में से एक को सीलिएक डिजीज है। Just सीलिएक डिजीज में होता ये कि एक प्रोटीन होती है, उसको हम ग्लूटेन कहते हैं, और ये 3 किस्म के जो अनाज हैं उनमें पाई जाती है। एक सबसे जो कॉमन हमारी गज़ा में है वो व्हीट यानी कि गंदम है, इसमें होती है। इसके अलावा बार्ले जिसे जौ कहते हैं उसमें भी ग्लूटेन होती है, और एक और सीरियल है राय, इसमें भी होती है। ये जौ जो है आमतौर पर लोग ये दलिया इसका खाते हैं, गंदम से रोटी बनती है, और हमारी तो पाकिस्तान में मेन गज़ा का हिस्सा है गंदम। तो जब ये गंदम का दाना है, इसको जब कट करते हैं इसके अंदर जो है वो ग्लूटेन होती है। तो इस जो सीलिएक डिजीज का इसी तरह जौ और बार्ले में ग्लूटेन होती है, ये 3 सीरियल में, तो ये ग्लूटेन जो है इससे सेंसिटिविटी होती है सीलिएक डिजीज के पेशेंट को। जब वो ग्लूटेन वाली डाइट लेते हैं तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, इसकी लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन इतनी सीवियर होती है कि वो प्रोग्रेस होती रहती है। अमाउंट ऑफ ग्लूटेन पे डिपेंड करती है कितना आप ले रहे हैं, और ड्यूरेशन पे कितने साल से आपको सीलिएक डिजीज है, और ये इतनी बढ़ती है कि फिर वो इन्फ्लेमेशन से सिम्टम, ना सिर्फ सिम्टम शुरू होते हैं बल्कि ग़िज़ाइयत की जो एब्जॉर्प्शन है, जज़्ब होने की सलाहियत भी कम हो जाती है इंटेस्टाइन से। तो सीलिएक डिजीज के जो अलामात होते हैं मरीज को, उनमें अक्सर जो कॉमन जो सिम्टम है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। एक तो डायरिया यानी कि उनके पेट खराब हो जाता है, लूज स्टूल्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, सेम जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस में हो रहा है, लेकिन इनको जो है क्रॉनिक होता है, कई सालों से चल रहा होता है और इतना एक्यूट नहीं होता खाने के बाद। अच्छा, कुछ मरीज होते हैं उनको बहुत थकावट होती है, और कई ऐसे भी इतनी वेरिएबल है इसके सिम्टम के, बाद लोगों को पेट के कोई सिम्टम होते ही नहीं है, सिर्फ वो थकावट के साथ आते हैं हमारे पास। और कुछ लोगों को उल्टी की फीलिंग होती है, कुछ को माउथ में छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं। ये बगैर वैसे भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सीलिएक डिजीज के पेशेंट को भी होते हैं। एनीमिया जो है इसके सिम्टम के साथ मरीज आ सकता है, बल्कि हम यूके में अक्सर अब रूटीन ब्लड टेस्ट में जब करते हैं तो मरीजों को, कुछ मरीज को एनीमिया मिलता है ब्लड टेस्ट में, खासतौर पे आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है। तो जब उनके हम टेस्ट करते हैं तो उसमें एक पार्ट ये भी होता है कि सीलिएक डिजीज का टेस्ट करते हैं, और कई मरीजों को पता चलता है कि ये सीलिएक डिजीज की वजह से एनीमिया हुआ है। और उनको जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कोई भी उनको बॉल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एनीमिया की वजह से पता चला। तो बहुत वेरिएबल सिम्टम होते हैं सीलिएक डिजीज के, और बाज़ औक़ात ये इतनी माइनर सिम्टम होते हैं कि सीलिएक डिजीज हालांकि बचपन से है मरीज को, लेकिन बाय द टाइम वो सिम्टम शुरू होते हैं या ब्लड टेस्ट से डायग्नोज होती है तो काफ़ी सालों के बाद होती है। तो सीलिएक डिजीज सिर्फ बचपन में नहीं डायग्नोज होती, बल्कि 40, 50, इवन 60, 70 साल की उम्र के मरीज भी हमने डायग्नोज किए हैं सीलिएक डिजीज, और जिनको पहले डायग्नोज नहीं थी। जब वो सस्पेक्ट करते हैं, जब सीलिएक डिजीज का शक होता है किसी मरीज पे, तो पहले तो हम आम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें अक्सर एनीमिया मिल जाता है। कई मरीजों के लिवर फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं। उनके आयरन या विटामिन लेवल कराएं तो काफ़ी पेशेंट्स में लो लेवल होते हैं उनके। लेकिन ये सारे टेस्ट जो हैं ये नॉन स्पेसिफिक हम कहते हैं, इनसे डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होती।
ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि इस मरीज को सीलिएक हो सकती है। फिर हम फर्दर टेस्ट करते हैं जो जिनसे डायग्नोसिस कंफर्म होती है। उसमें जो मेन टेस्ट है ब्लड में, वो एक एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ब्लड में सीलिएक ग्लूटेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और उसमें दो जो मेन एंटीबॉडीज हैं, इसको एक टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी होती है, एक एंडोमाइसियल एंटीबॉडी होती है। तो इनमें से कोई भी करा लें, दोनों फेयरली स्पेसिफिक हैं। और एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है बॉडी में, IgA हमारे ब्लड में। तो ये मेनली जो एंटीबॉडीज हैं ये IgA एंटीबॉडीज होती हैं। तो तकरीबन 10% जो पॉपुलेशन है उनमें IgA डेफिशिएंट होते हैं, उनको पैदाइशी तौर पे IgA की कमी होती है। तो उनमें अगर आप ये एंटीबॉडीज कराएंगे तो ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, हालांकि पेशेंट को सीलिएक डिजीज हो सकती है। इसलिए ये टेस्ट जो हैं तकरीबन 90% लोगों में जो है अगर पॉजिटिव हो सकते हैं सीलिएक डिजीज के। 10% मरीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सीलिएक डिजीज है लेकिन एंटीबॉडीज नेगेटिव है। तो हम जब टेस्ट कराते हैं तो IgA लेवल भी आमतौर पे करवा लेते हैं, मेक श्योर कि IgA डेफिशिएंसी नहीं है। फिर एक और जो मजीद हम टेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी मरीज का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ भी गया, तो इसको कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, अभी भी कहते हैं। ये इस फर्दर कंफर्म करती है डायग्नोसिस को। इसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन से बायोप्सी लेते हैं, मरीज की एंडोस्कोपी करते हैं, उसकी छोटी आंत के पहले हिस्से में एंडोस्कोप डाल के वहाँ से सैंपल लेके उसको हम एनालिसिस के लिए भेजते हैं। वो जब हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास वो माइक्रोस्कोप के नीचे बायोप्सी सैंपल्स को देखते हैं, तो उसमें फिर नज़र आता है कि इसको इन्फ्लेमेशन है और ये सीलिएक डिजीज का टिपिकल इन्फ्लेमेशन है, उससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। अच्छा, एक और इसमें कैविएट ये है कि अगर कुछ लोग मरीज होते हैं उनको जब सिम्टम शुरू होते हैं वो इधर उधर से सुनते हैं कि ये ग्लूटेन से भी हो सकता है, तो वो पहले ही हमारे पास आने से पहले ही ग्लूटेन जो है वो कम कर देते हैं डाइट में, या ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मरीजों के जब ये टेस्ट करवाएं तो उसमें भी फॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्लूटेन नहीं ले रहे वो, तो फिर ऑब्वियसली एंटीबॉडी लेवल कम या खत्म हो जाएगा ब्लड में। इसी तरह बायोप्सी में भी इन्फ्लेमेशन हील हो सकती है बाय द टाइम वो हमारे पास आते हैं और हम टेस्ट करते हैं। तो अगर हम डायग्नोसिस बहुत स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहे हैं और टेस्ट करवाने हैं, तो फिर हम, और पेशेंट पहले ही ग्लूटेन फ्री डाइट पर है, तो हम उसको कहते हैं कि हम उसको ग्लूटेन चैलेंज देते हैं। कहते हैं कि 4 to 6 वीक्स, 4-6 हफ्ते तक आप ग्लूटेन वाली डाइट लें, उसके बाद ये टेस्ट करवाएं। अच्छा, कुछ बीमारियां होती हैं उनके साथ सीलिएक का बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है। एक तो डायबिटीज़ है, खासतौर पर डायबिटीज़ की दो किस्में होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो है बचपन में शुरू हो जाती है, इसमें शुरू से इंसुलिन लेनी पड़ती है मरीज की। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में सीलिएक डिजीज़ का काफ़ी स्ट्रांग एसोसिएशन है, बल्कि ये एक इंडिकेशन है कि हम लोग तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ उनको रूटीनली सीलिएक के लिए टेस्ट करते हैं, और कई मरीजों को होता है सीलिएक डिजीज। इसी तरह थायराइड ग्लैंड होता है हमारी गर्दन में जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कुछ मरीज जो अंडर एक्टिव, ये भी एक ऑटोइम्यून बीमारी भी हो सकती है थायराइड ग्लैंड की, जिसमें अंडर एक्टिव हो जाता है थायराइड ग्लैंड जो है, अपना इसका काम फंक्शन कम हो जाता है, और उन पे मरीजों को भी सीलिएक डिजीज हो सकती है। एक एक स्किन कंडीशन है, ये एसोसिएट होती है, ये पार्ट ऑफ सीलिएक डिजीज है, इसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। इसमें स्किन पे बहुत ही इची किस्म का रैश हो जाता है, और ये कुछ मरीज होते हैं सीलिएक डिजीज को, उनको डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी होता है। और कुछ पैदाइशी तौर पे सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम, ये काफ़ी कॉमन है, इसमें मेंटली स्लो होते हैं मरीज। एक और टर्नर सिंड्रोम होता है, ये जीन्स की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होते हैं, लेकिन इन लोगों को, जो डाउन्स और टर्नर्स के जो पेशेंट हैं, उनको सीलिएक डिजीज ज़्यादा कॉमनली होती है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस का मैं थोड़ा सा तज़किरा करूंगा। ये बहुत ही इची किस्म का रैश होता है, ये जैसे इसमें देखें आप फोटो में, तो ये ब्लिस्टर से बने हुए नोड्यूल्स स्किन पे। ये आमतौर पे एल्बोज पे, कोनी पे या घुटने में होता है मरीज को, लेकिन कहीं भी हो सकता है स्किन में, और मरीज को बहुत सख्त शदीद खारिश होती है, और
इनके जो सीलिएक के टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, इनके सिम्टम बेटर हो जाते हैं जब ये ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते हैं, लेकिन अक्सर इनको एक दवाई भी लेनी पड़ती है। हम इनको स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं और डायग्नोसिस कंफर्म कर लीजिए, बाद स्किन बायोप्सी भी करते हैं स्किन स्पेशलिस्ट, फिर वो खास दवाई शुरू करते हैं, उसमें मोस्ट केसेस से उनको फायदा हो जाता है। दवाई का नाम है डेप्सोन। अच्छा, सीलिएक डिजीज अगर एक्टिव रहे तो उसमें एक मसला ये होता है कि एब्जॉर्प्शन का मसला होता है। न्यूट्रिएंट्स जो हम ग़िज़ा में खाते हैं, खासतौर पे जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन डी, इसके अलावा कैल्शियम है, इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती बॉडी में, वो खारिज हो जाते हैं इंटेस्टाइन से। तो उससे फिर अगर किसी पेशेंट को अनडायग्नोज सीलिएक डिजीज है बहुत सालों से, अक्सर लोग होते हैं जब हमको डायग्नोज करते हैं पता चलता है कि उनको सीलिएक के सिम्टम या बचपन से हो रहे हैं, तो उनकी इतने सालों में उनकी जब एब्जॉर्प्शन कम होती है तो उनकी हड्डियों पे जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम की लो होने से असर पड़ता है, और एक कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ये सीलिएक डिजीज में हो सकती है। उसमें बोन्स की जो डेंसिटी है वो, यानी कि बोन की थिकनेस जो है वो बहुत कम हो जाती है। हम कहते हैं कि फ्रेजाइल हो जाती हैं बोन्स, और क्योंकि बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि माइनर जो इंजरी होती है बोन से, उससे फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। हम सीलिएक डिजीज में जब किसी को डायग्नोस करते हैं तो उसको बोन स्कैन भी करवाते हैं अगर काफ़ी लोगों में, और उसमें ये चेक करने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो तो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी है, वो उससे बोन्स की डेंसिटी बेटर हो जाती है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जब वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते हैं, उनकी कैल्शियम विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है, तो बोन्स की हेल्थ भी बेटर हो जाती है। सीलिएक डिजीज से जो और भी एसोसिएटेड बीमारियां हो सकती हैं, नर्व के प्रॉब्लम हो सकते हैं, न्यूरोपैथी होती है, पेशेंट्स के हाथों पाँव में जो है पिन्स एंड नीडल्स शुरू हो जाती हैं, या उनकी जो गेट है उसमें मसाइल हो सकते हैं, या इवन ब्रेन पे असर हो सकता है। कुछ औरतें हैं उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है सीलिएक डिजीज में, इनके और जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और जब सीलिएक डिजीज की इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है, उनकी इन्फ्लेमेशन बेटर हो जाती है, तो वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, क्योंकि सीलिएक डिजीज इनसे इन्फ्लेमेशन होती है लाइनिंग में, तो अगर बहुत साल से सीलिएक डिजीज चल रही है, और कुछ लोग होते हैं उनको डायग्नोसिस के बाद भी वो ग़िज़ा में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, या फिर एक बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट होते हैं सीलिएक डिजीज के जिनको हम कहते हैं रेजिस्टेंट सीलिएक डिजीज या अनरिस्पॉन्सिव सीलिएक, हालांकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, लेस देन मैं कहूँगा अबाउट 2% पेशेंट होते हैं जिनको डाइट से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं होता। उनमें फिर हम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ भी साथ देते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। तो अगर ये सीलिएक डिजीज के पेशेंट को इन्फ्लेमेशन चलती रहे, डाइट के रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, या डाइट्स वो स्ट्रिक्ट नहीं है, या अनडायग्नोज सीलिएक डिजीज है, तो फिर काफ़ी सालों के बाद वो इन्फ्लेमेशन से प्री कैंसरस सेल्स शुरू हो जाते हैं, और इन लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर, और खासतौर पर एक लिम्फोमा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर की टाइप है, इसका रिस्क बढ़ जाता है। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं बायोप्सी के लिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये नॉर्मल जो फर्स्ट पार्ट है ये मोस्टली इफेक्ट होता है, और जब हम अंदर एंडोस्कोपी से देखते हैं तो ये लाइनिंग में सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। ये एक नॉर्मल जो पेशेंट है उसकी अपीयरेंस है कंपेयर करने के लिए। तो लेकिन जो और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में भी एक्चुअली सीलिएक डिजीज के नॉर्मल अपीयरेंस ही होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कॉमन होती है। लेकिन जिन पेशेंट को सीरियस होती है सीलिएक डिजीज, उसमें फिर ये चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ये जो फोर्स हैं आप देखें, इसमें ये अप एंड डाउन आ रहे हैं, कुछ को लोगों को अल्सर भी हो जाते हैं, और बहुत ही सीवियर हो तो ये फोर्स बिल्कुल भी गायब हो जाते हैं, फ्लैट लाइनिंग होती है। तो ये देखते हैं हम कहते हैं कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मोस्ट लाइकली ये सीलिएक डिजीज है, फिर बायोप्सी से कंफर्म होती है। जब बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिस्ट देखते हैं तो वो ये मेन जो मसला होता है सीलिएक डिजीज में, वो हमारे इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, ये छोटे छोटे जो हैं वो फोल्ड्स होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स की वो उसका एरिया बढ़ जाए,
तो क्योंकि अगर फ्लैट होगी तो ये एरिया कम होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए ये होता है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन के, इसको हम विलाई कहते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये नॉर्मल अपीयरेंस होता है। लेकिन जब सीलिएक डिजीज में फिर वो माइनर से सीवियर तक जाते हैं तो डिफरेंट डिग्री इन्फ्लेमेशन होती है। तो शुरू में ये होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है इसमें विलाई में। फिर आस्ता आस्ता बढ़ता है, उनकी फिर शेप चेंज होती रहती है, वो फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन से। और ये देखें बहुत ही सीवियर पेशेंट है, इसको बिल्कुल विलाई जो है इससे कंपेयर करें तो बिल्कुल फ्लैट हो गए और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। अब मसला ये है कि ये क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो एब्जॉर्प्शन का बिल्कुल कम हो गया, इससे हाफ से भी कम हो गया। इसके अलावा इतने ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, इनसे भी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। तो इनकी वजह से सिम्टम भी हैं और एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट हो रही है। ये भी एक डायग्राम आपको बताने के लिए कि ये रफली जो विलाई हैं इस तरह होते हैं। और जो सीलिक डिजीज के पेशेंट हैं उसको एग्जांपल देने के लिए दिखाया गया कि देखें कंपेयरली कितने फ्लैट हो गए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये पेशेंट ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद ये विलाई दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन जो सेल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम एक मरीज को, सीलियक डिजीज के मरीज को डाइट पे डालें और वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो हम अगर 6 महीने के बाद बायोप्सी करें तो ये स्टेज या ये स्टेज इस स्टेज पे यहाँ पे भी आ सकती है। इतनी इंप्रूवमेंट हो जाती है 6 महीने में। अच्छा, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है। जब डायग्नोज एक दफा हो जाए तो फिर ये इस तरह नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की तरह होती है कि फिर ये सारी जिंदगी अनफॉर्चुनेटली ये मरीज के साथ रहती है। और इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप ग्लूटेन जो वाले जो सीरियल हैं उसको कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे अपनी डाइट से अवॉइड करें, ना खाएं। उसमें जैसे बताया था कि वीट है, बार्ले और राय। अच्छा, आप ओट्स खा सकते हैं, ज्वार जो है, और कॉर्न, मकई का आटा होता है वो खा सकते हैं, राइस चावल खा सकते हैं, सारे किस्म के गोश्त, अंडे, फल सब्जियां खा सकते हैं। हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ब्रेड जो है ये मेन पार्ट होता है हमारे खाने का, तो ब्रेड को छोड़ना जो है मरीज के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये आटे वाली चीज़ें तो ये टाइम लगता है एडजस्ट होने में। यहाँ पे तो ग्लूटेन फ्री ब्रेड ब्रेड भी मिल जाती है, काफ़ी महंगी होती है। लेकिन हमारे मुल्कों में वो कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ग्लूटेन फ्री ब्रेड लें भी तो उसमें गारंटी नहीं होती है ग्लूटेन होगी या नहीं। इसी तरह जो कई मिलें होती हैं वहाँ पे जो आटा पिसता है, वहाँ पे मिसाल के तौर पे वीट उस मिल में पिस रही है, वहीं पे वो मकई का आटा भी बनाते हैं उसी मिल में। तो उसमें हम कहते हैं कि ग्लूटेन कंटेमिनेशन हो गया, यानी कि हालांकि कॉर्न है लेकिन, या ओट्स एंड ज्वार, इसमें क्योंकि पहले वो वीट या बार्ले किया उन्होंने तो फिर वो कंटेमिनेशन आ जाती है। और जो मरीज बहुत सेंसिटिव होते हैं सीलिएक के, उनको अगर वो कंटेमिनेटेड कॉर्न या ओट्स लें तो उससे भी उनको सिम्टम शुरू हो जाते हैं या प्रॉब्लम होते हैं, इन्फ्लेमेशन फिर हील नहीं होती उनकी। तो ये तो सीलिएक डिजीज का था। तो ये मेन तो ये जो आपको बताना चाह रहा था, ग्लूटेन, ये जो इंटॉलरेंस है फूड्स की और सीलिएक डिजीज, ये जहन में रखें। और अगर आपको या आपके रिलेटिव्स को किसी को सिम्टम है तो टेस्ट करवाएं। खासतौर पे सीलिएक डिजीज जो है, बाकी इंटॉलरेंस वगैरह तो आपको सिम्टम देते हैं, लेकिन सीलिएक डिजीज के लॉन्ग टर्म नुकसान बहुत हैं जो कि हमने अभी जिक्र किया, खासतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर वगैरह। तो हमारे पास जो सीलिएक के पेशेंट आते हैं तो हमको हर साल उनको हम क्लिनिक में देखते हैं और उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं। कुछ लोग सीलिएक के होते हैं, उनको कुछ साल के बाद थायराइड या डायबिटीज़ के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो हम उनके टेस्ट भी करवाते रहते हैं पीरियोडिकली। उनकी बोन हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। अक्सर जो सीलिएक डिजीज़ है उनको डाइटिशियन के पास भेज देते हैं ताकि उनको डिटेल एडवाइस दें कि ये खाने का आप खा सकते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में अब बहुत स्ट्रिक्ट लेबलिंग होती है फूड की, उसमें लिखा होता है कि इसमें ग्लूटेन है या नहीं। फिर ग्लूटेन फ्री फूड अवेलेबल हैं जो गारंटीड होते हैं। हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान वगैरह में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन मरीज को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए।
आखिर में बस ये मुख्तसर सा तज़किरा करूंगा एक, ये भी आजकल बड़े फैशन में आई है, फॉडमैप डाइट। इसका स्टैंड्स फॉर fermentable oligo die and monosaccharides and polyols। ये फूड कंपोनेंट्स हैं, शुगर्स होती हैं बेसिकली, जैसे मैंने बताया फ्रुक्टोज लैक्टोज भी इसमें आ जाते हैं। ये फर्मेंटेबल शुगर होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड या सिंपल शुगर या कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। ये इनसे जो है वो कई मरीजों को जो है ना ये सिम्टम हो जाते हैं। तो खासतौर पर हमारे जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज होते हैं उनमें अब ये भी एक ट्रेंड है कि उनको अगर बहुत सीवियर सिम्टम है और दवाइयों से असर नहीं हो रहा तो हम ये फॉडमैप लो फॉडमैप डाइट ट्राई करते हैं और कुछ मरीजों को फायदा हो जाता है। तो जो हाई फॉडमैप डाइट्स हैं उसमें हम उनको मना कर देते हैं, यानी कि जो जैसे मैंने बताया कि बहुत हाई फ्रक्टोज कंटेनिंग फूड है, हनी है, कुछ फल होते हैं जिनमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आम हो गए, ये एप्पल वगैरह, वाटरमेलन, बनाना, इसी तरह फ्रूट जूसेस जो है इनसे मना करते हैं। तो ये बड़ी रेस्ट्रिक्टिव डाइट होती है, इसमें फिर डेयरी प्रोडक्ट्स लैक्टोज वाली डाइट भी बंद करनी पड़ती है। आप सोचेंगे कि मरीज खाए क्या, लेकिन बहुत रेस्ट्रिक्ट डाइट होती है। लेकिन इसका प्रोसेस ये होता है कि फिर हम ये सारा रेस्ट्रिक्ट करके फिर ग्रेजुअली इसको री इंट्रोड्यूस करते हैं और आमतौर पर पता चल जाता है कि इनमें से कई अक्सर मरीज जो हैं वो सबसे सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फॉडमैप कंपोनेंट से सेंसिटिव होते हैं। तो फिर वो उनको जो है बाकी जो फॉर्मेट्स होते हैं वो रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं उनको डाइट को, और जो उससे वो आइडेंटिफाई होता है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये जो कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स, ये लो फॉर्मेट्स होती हैं, ये मरीज खा सकता है। इसके साथ मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है इसको ख़त्म करता हूँ और क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, क्लैरिफाई करना है तो पूछ लीजिए। खैर, ये मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन जो है डॉक्टर आरिफा खान ने अपना हाथ उठाया हुआ है, ये क्वेश्चन करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन करा। बस एक चीज मुझे पूछनी थी, आपने स्पाइसेस का भी जिक्र किया था, तो मुझे ये पूछना था कि लोग कहते हैं ना, जैसे हमारी डाइट में, एशियन फूड में हम लोग बहुत मिर्चें खाते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं, मिर्चें खाना अच्छी चीज नहीं है। तो आप मतलब क्या समझते हैं कि हम लोग, क्योंकि हम लोगों का टेस्ट ही यही है कि हम लोग स्पाइसी फूड बनाते हैं और हमें अच्छा लगता है, तो आप इस पे रोशनी डालें कि हमें मतलब ये इसमें क्या बैलेंस करें इस चीज में। जज़ाकल्लाह। देखिए स्पाइसेस ओवरऑल जो है ये टेस्ट के लिए भी, और कुछ स्पाइसेस हम लोग जो लेते हैं अपने गज़ा में वो बहुत फायदेमंद भी होते हैं हेल्थ के लिए। और स्पाइसेस से जो इंटॉलरेंस है ये हर स्पाइस से नहीं होती है, ये भी बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। सिर्फ मिर्चों से नहीं, बहुत से स्पाइसेस हैं। हो सकता है मरीज को किसी और स्पाइस से हो रहा हो, जो हम मिक्स स्पाइसेस लेते हैं उसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे पिछले वीक की टॉक में मैंने बताया था कि जो डिस्पेप्सिया की एक ट्रीटमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट में वो इवन कैप्सिन देते हैं या साइन भी कहते हैं। वो एक्चुअली जो है सुर्ख मिर्चें होती हैं उसका वो एक कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है, और वो डिस्पेप्सिया के सिम्टम को इम्प्रूव करता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कुछ स्पाइसेस जो हैं हाजमे के लिए अच्छे भी होते हैं और इंटेस्टाइन के लिए। तो ये कहना कि स्पाइसेस को अवॉइड करें या ये तो बहुत ही गलत होगा। सिर्फ ये कि स्पाइसेस, कुछ लोगों को कुछ स्पाइसेस से सेंसिटिविटी होती है, उसको आप आइडेंटिफाई करें और उसी को एडवाइस, बाकी स्पाइसेस आप ले सकते हैं। एज ए जनरल स्पाइस को बंद कर देना जो है इट्स नॉट एडवाइजेबल। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। इसके अलावा कोई और कमेंट या क्वेश्चन? ये जो आपने बताया आमिर इंटॉलरेंस के बारे में, ये तो लगता है कि हमारे यहाँ आधी आबादी जो है वो तो फूड इंटॉलरेंस में मुब्तला है पाकिस्तान के अंदर। जी, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है ये, इसकी रेशियो काफी ज्यादा है। बल्कि इवन एक स्टडी पाकिस्तान में हुई थी उसमें उन्होंने देखा कि 60% पॉपुलेशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये बहुत माइनर भी हो सकती है ना, इतनी माइनर होती है कि आप कुछ मरीज होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के, वो आमतौर पे दूध भी पी लेते हैं या थोड़ा बहुत चाय कॉफी में दूध पे, उनको पता ही नहीं चलता और लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लेकिन कुछ को इतना सीवियर होता है कि वो थोड़ा सा भी चाय में दूध डालेंगे तो उनको सीवियर सिम्टम शुरू हो जाते हैं। और ये जो पार्ट है पेशेंट्स का, ये जाहिर है ये तो 50% नहीं है, ये बहुत कम होता है। तो
एक बात मैं जरा थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। सॉरी जी जी हाँ, राशिद, हाँ बोलो। वो ये है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ट्रांजिएंट भी तो हो सकती है कि जैसे पाकिस्तान वगैरह में इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो मैंने जिक्र किया था, ट्रांजिएंट भी हो सकती है। किसी भी इन्फेक्शन में रिलेटिव इंटॉलरेंस कहते हैं, और जब इन्फेक्शन ट्रीट हो जाती है, इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, तो लैक्टोज फिर दोबारा आ जाता है, और वो लैक्टेज एंजाइम जो रिकवर हो जाता है, और फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस खत्म हो जाती है। इसी तरह कई मरीज सीलिएक डिजीज के जिनको सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है, उनको भी एसोसिएटेड लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, और जब वो सीलिएक डिजीज ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते हैं, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी खत्म हो जाती है उनकी। एक और बहुत ही रेयर होता है, ये जेनेटिक हेरिडिटी भी हो सकती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, लेकिन दैट इज वेरी रेयर। और उसमें ये होता है कि बचपन से ही, जो पैदाइश से जो है मरीज को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, और वो दूध कोई भी डेयरी प्रोडक्ट सिम्टम शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा कॉमन फॉर्म है, ये एक्वायर्ड होती है, विद द एज लैक्टेज कम होता रहता है। था हत्या की तरफ से, या मैं कहता हूँ हो गए अदनान की तरफ से। जी पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो यहाँ पे वीक है। जी जी बोले। नहीं, आपकी आवाज आ रही है साहब। अच्छा, नहीं जो सिलिक डिजीज आप फरमा रहे हैं जी, ये इसका कोई टेस्ट भी होता है? चेक कैसे होगा ये सिलिक डिजीज है उसको? ये बेसिकली तो वीट इंटॉलरेंस है ना ये? बेसिकली मेरा ख्याल है आपने कुछ मिस कर दिया मेरी टॉक। वीट ग्लूटेन ग्लूटेन की वजह से होता है ना? ग्लूटेन इंटॉलरेंस है क्या है? ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। मैंने ग्लूटेन फ्री कहा तीन किस्म के सीरियल्स हैं, इनमें भी ग्लूटेन होती है। जी जी। उसमें वीट सबसे कॉमन है जो हमारी गजा में, इसके अलावा बार्ले और राई में होती है वीट। अच्छा, इनमें भी होता है। फिर आपका जो पहला क्वेश्चन था टेस्ट का, उसमें जो मेन टेस्ट मैंने बताया था, ये एक एंटीबॉडीज ब्लड टेस्ट होता है, काफी रिलायबल होता है। तकरीबन 90% मरीज जो है हम उसमें डायग्नोस कर लेते हैं। फिर फर्दर कंफर्म करने के जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो बायोप्सी लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से एंडोस्कोपी करके। फिर उसमें जो इन्फ्लेमेशन आती है उससे कंफर्म हो जाती है सिलिक डिजीज। ये जैसे ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। थैंक यू। से कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? मैं देखता हूँ कौन है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी 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 डॉक्टर आमिर, एक सवाल आया है। उन्होंने ये कहा है कि उनको कभी कभार जो है मुंह में ऐसी जलन होती है जैसे कि आप गर्म चाय पी लें, तो ज़बान और चीक के अंदरूनी लाइन में जो जलन होती है, इस कैफियत की उनको जलन होती है। तो क्या इसका ताल्लुक एसिडिटी से है या कोई और वजह भी हो सकती है? पॉसिबल है, एसिडिटी से भी ये सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन और भी वजूहत हो सकती हैं। एक कंडीशन होती है, उसमें हाइपर एस्थेसिया हो जाता है मरीज को, यानी कि ओवर सेंसिटिव लाइनिंग हो जाती है माउथ की। लेकिन आमतौर पे वो, अगर वो कंडीशन हो तो फिर ये कंटिन्यूस होता है, यानी कि मरीज को हर दफ़ा ही जब भी वो गर्म फ्लूइड पियेंगे तो वो फील होगा। और अगर कभी होता है तो इट मे बी रिलेटेड टू एसिडिटी। तो उसमें फिर वो एक तो ये कर सकते हैं कि अगर ये मरीज को बहुत ही डिस्टर्बिंग सिम्टम है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है कि वो एसिड सप्रेशन ट्रीटमेंट लेके देखें कुछ हफ्ते तक। और अगर ये सिम्टम रिलीव हो जाता है तो आजकल बहुत ही इफेक्टिव एसिड रिड्यूसिंग टैबलेट आती हैं, मिसाल के तौर पे ओमेप्राजोल वगैरह। पाकिस्तान में तो आप ये ऑन द शेल्फ भी केमिस्ट से ले सकते हैं। तो वो अगर आप 4 हफ्ते के लिए लेके देखें कोर्स, और अगर ये सिम्टम खत्म हो जाता है तो उससे फर्दर कंफर्म हो जाती है एसिडिटी से। ये एसिडिटी की जो ट्रीटमेंट है, लोग काफ़ी अरसे तक भी लेते रहते हैं, तो इसके बारे में क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? हाँ, हमारे भी कई मरीज हैं जो लाइफ लॉन्ग एसिडिटी ट्रीटमेंट, वो एसिड सप्रेशन ट्रीटमेंट पे होते हैं, और जब वो बंद करते हैं तो उनके एसिड प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने उस पहली टॉक में डिस्कस किया था, कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनको हम क्योर नहीं कर सकते,
एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं, हाइटिस हर्निया हुआ या फिर स्टोमक की एसिड प्रोडक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन मरीजों को फिर दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऑपरेशन करें या फिर लॉन्ग टर्म दवाइयाँ दें। तो ज़्यादातर मरीज आजकल, क्योंकि दवाइयाँ इतनी, ये दवाइयाँ इनके मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छी टॉलरेट हो जाती है, तो वो प्रिफर करते हैं कि रोज़ एक कैप्सूल ले लें बजाय इसके कि ऑपरेशन कराएं, क्योंकि ऑपरेशन के फिर अपने भी कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। कुछ मरीजों को गारंटीड नहीं होता कि उनके रिफ्लक्स सिम्टम इम्प्रूव हो जाएंगे या फिर और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ये पर्सनल चॉइस भी होती है मरीज की और डॉक्टर की, लेकिन काफ़ी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मरीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे होते हैं। जी शुक्रिया। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसी मौजू से रिलेटेड भी और जनरल एक चीज़ भी है जो मैंने महसूस की। मैं जैसे मैंने बताया था, मैं आजकल 3-4 दिन के लिए बहरैन आया था, तो जहाँ पे जब लोगों से मुलाकात हुई तो ज़्यादा चीज़ वही थी कि हमने दवाई शुरू की थी, 1 हफ्ते के बाद छोड़ दी या 10 दिन के बाद छोड़ दी, और उसकी कोई वजह नहीं थी कि क्यों छोड़ी। तो ये चीज़ जो हम ये लेक्चर्स करते हैं उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज मैं भी करता हूँ और स्पीकर्स भी करते हैं कि अगर दवाई डॉक्टर ने शुरू किया था वो अपनी मर्जी से ना छोड़ें, बल्कि आप डॉक्टर के कहने ही पे छोड़ें उसको। और यही चीज़ मैं बार बार यानी इसको रिपीट करता रहता हूँ ताकि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि दवाइयाँ जो हैं उनका अगर बॉडी के अंदर एक यूज़ है तो उसको आप यानी आप जो है उसको छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी में जो फ़ायदा हो रहा है वो नहीं होगा। तो और ये नहीं, मतलब ये कोई रीज़न समझ नहीं आता मुझे कि हम दवाइयाँ क्यों छोड़ देते हैं। या तो ना किसी ने कोई वजह बताई हो कि भी ये छोड़ना है या इससे चेंज करना बेहतर है, तो वो तो समझ में आती है, लेकिन दवाई छोड़ देना मुझे नहीं समझ में आया। दवाई आपके छोड़ने और का कोई एक, कोई अगर आप दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं तो उसमें पहले चीज़ जो करनी होती है वो लाइफस्टाइल को, जैसे हमने रिस्क फैक्टर डिस्कस किए थे, आप उनको अपनी लाइफस्टाइल में जो है उनको ख़त्म करें रिस्क फैक्टर्स को। जैसे इसी तरह ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मिसाल मैं देता हूँ। अगर आप मरीज अपना वजन कम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज सॉल्ट कम कर देते हैं, बिल्कुल लो सॉल्ट डाइट लेते हैं, तो उनको फिर कई मरीज होते हैं उनको 2 या 3 किस्म की दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। वो अगर बहुत इम्प्रूव कर दें अपना बॉडी वेट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, तो एक गोली से भी उनका कंट्रोल हो जाता है। अब कुछ मरीज होते हैं जो एक गोली पे होते हैं, वो बगैर दवाई के भी फिर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। यही हिसाब फिर रिफ्लक्स सिम्टम का भी है। अगर अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट आप बहुत इम्प्रूव कर लें, और हो सकता है काफ़ी चांस होता है कि आप लॉन्ग टर्म आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, हाइटिस हर्निया, फिर तो उसमें लेनी पड़ेंगी दवाइयाँ। और शुक्रिया। अगर कोई और कोई क्वेश्चन या कमेंट्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल से भी वैसा किसने, हाँ ये मेरे ख्याल से रक्षी रिजवी हैं जिन्होंने जी अपना हाथ रेस किया। जी 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 बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, वो लास्ट वीक आपने एक मेडिसिन बताई थी कि खाने से पहले आप ले लीजिए, एक जर्मन मेडिसिन थी STW5 आई थिंक। जी 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 वो मैंने बहुत ट्राई किया, यहाँ मैं लंदन में हूँ तो मैंने बहुत ट्राई किया, यहाँ तो इस नाम से कुछ भी नहीं है। और दूसरे ये है कि मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था तो ऑनलाइन भी मुझे नहीं नजर आई है। अच्छा। तो मुझे कोई और नाम आप बता दीजिएगा कि अगर हो, इसलिए कि मेरा मुझे एक और इसी से रिलेटेड सवाल और भी है, शायद आप ज़्यादा सब डॉक्टर्स हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। मुझे डाइजेशन का तो प्रॉब्लम रहता ही है मेरा। जब से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से मैं ओमेप्राजोल लेती थी एक, फिर मुझे लास्ट टाइम भी मैंने आप शायद डिस्कस किया था कि रिफ्लक्स का मसला था, तो फिर मुझे उन्होंने ENT में भेज दिया था इसलिए कि मेरे थ्रोट में तकलीफ रहती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई थिंक वो मेंटली भी कुछ था, मेरा MRI भी हुआ और मेरा उन्होंने कैमरे से भी चेक किया था, तो उन्होंने मुझे रिफ्लक्स ही कहा था। फिर ये कहा कि आप ओमेप्राजोल एक और शाम में ले लिया करें और रात को खाने के बाद आप अपना वो कौन सी मेडिसिन है वो जो सिरप, क्या नाम है उसका, गैविस्कॉन। जी 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 सॉरी जहन से निकल गया। जी जी तो वो मैंने ले रही थी। अच्छा मुझे एक चीज ये पूछनी देखिए, थी। आपके जो मेन सिम्टम है वो रिफ्लक्स सिम्टम है या डिस्पेप्सिया, आपको मतलब गैस का प्रॉब्लम है?
मुझे गैस बहुत बन रहे हैं आजकल और बाकायदा ब्लोटिंग होती है मुझे, और कुछ मुझे फूड का भी मुझे कभी कभी महसूस करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज लूं तो उससे मुझे और ज्यादा आपने होता है बताया कि तो आपका ऑपरेशन हुआ था कोई? सॉरी, आपको कोई सर्जरी हुई थी एब्डोमेन पे? मेरी मेरी हाँ गॉल ब्लैडर मैं को निकाल दिया है जी, वो काफी जी और जी। डायरिया भी होता है आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मैं यही आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि मुझे कोई तकरीबन 2 हफ्ते से कुछ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ऐसी हो गई है, और उसके अलावा वो मैं भी काफी कंट्रोल कर लिया है मैंने चीजों से, मैंने सेना वगैरह भी ली, और उसके अलावा डाइट से भी मैंने कोशिश करती हूँ मैं अपने होम रेमेडीज से, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि जब मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मुझे मेरे मैदे में हैवीनेस होती है, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो ठीक होती है हैवीनेस। तो मैंने आपने लास्ट टाइम भी कहा था स्मॉल पोर्शन लें आप, तो वो भी मैं ये करती हूँ, स्मॉल पोर्शन लेती हूँ। तो अब मुझे ये आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो कोविड वैक्सीन जो लगी है इससे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए कि मेरे ये लगी थी जनवरी में, मुझे उसके बाद से ये सिम्टम्स आए, इससे पहले मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, तो अगर वैक्सीन से हों भी तो ट्रांजिएंट होते हैं, विद इन अ फ्यू डेज रिकवर हो जाते हैं। अच्छा बहुत अनलाइकली है, बहुत अच्छा, अनलाइकली। मेरे जहन में बस यही सवाल आया कि मुझे इसके बाद आपके से जो ये सिम्टम है वो इट्स ए कॉम्प्लेक्स डिस्पेप्सिया सिम्टम है। जी HTW5 जो है अमेरिका में बहुत यूज होती है, हमारे यूके में हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, इसके मार्केट नेम होते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद किसी मरीज को प्रिस्क्राइब नहीं की है, लेकिन जी सबसे पहले जो मैं आपको एडवाइस करूंगा अपनी हम लोग अक्सर जो जो आपके सिम्टम के साथ मरीज आते हैं उसको पहले हम डाइटरी इंटरवेंशंस करते हैं, जी इसको हम जी कहते हैं एलिमिनेशन डाइट्स। जी जी तो पहला जो मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाएं। हो सकता है आपको नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो, सीलिएक अच्छा, टेस्ट तो हुआ होगा आपका, तो मुझे नहीं पता, नहीं। अगर नहीं हुआ तो वो भी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर जीआई सिम्टम है चल रहे हैं तो आपको करवाएं। अगर नेगेटिव है फिर भी आपको नॉन सीलिएक सेंसिटिविटी हो सकती है। वर्थ ट्राइंग ए ग्लूटेन एलिमिनेशन डाइट फॉर एटलीस्ट 4 to 8 weeks। अगर आपको कई कई मरीजों के सिम्टम बहुत इंप्रूव हो जाते हैं देन यू कैन स्टे ऑन ए लो ग्लूटेन डाइट। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हम करते हैं वो वेरी लो फॉडमेप डाइट ट्राई करते हैं, जो मैंने एंड में जिक्र किया था। तो ये आप गूगल पे जाके देख सकती हैं, हाई फॉर्मेट डाइट और लो फॉर्म, फिर उसमें फिर री इंट्रोड्यूस करें तो उस कई मरीजों को उससे फायदा हो जाता है। तो दवाई आजकल तो डाइटरी इंटरवेंशन जो है ये कई मरीजों में काफ़ी इफेक्टिव होती है, तो मेरी फर्स्ट एडवाइस तो ये हुई कि वो ट्राई करें आप। जी ये एक क्वेश्चन आया है शुक्रिया, आनंद, बहुत शुक्रिया। ये क्वेश्चन डायबिटीज है तो नहीं है आपको? ग्लूटेन ग्लूटेन सेंसिटिविटी न- अपीयर्स एट नहीं, टाइम, ये सॉरी पॉसिबल होता है? सॉरी। सॉरी डॉक्टर जया, नहीं मुझे डायबिटीज नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बीपी जी। बीपी का मेरा है लेकिन कंट्रोल है, मैं लोसाटिन लेती हूँ 50 mg, तो वो मेरा कंट्रोल है, वो कोई शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई चीज नहीं है हेल्थ वाइज। बस यही एक थोड़ा सा डाइजेशन का मुझे तो कुछ दिनों से पहले भी हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, कुछ कभी ज़ाहिर है आप आप समझते हैं कि जहनी कुछ होता है, पेट पे ही असर पड़ता है, लेकिन इधर मुझे जरा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि कुछ भी खाओ, अच्छा बिल्कुल कभी कुछ भी नहीं होता, कभी कभी होता है, मुझे हैवीनेस होती है। रात मैंने वो स्पिनच लिया था तो मुझे रात से कुछ तकलीफ है पेट में, तो मैं लेती नहीं हूँ यूजुअली, लेकिन मैं ये हो इंशाल्लाह आपको अगर आप डाइटरी एलिमिनेशन ट्राई करें तो हो सकता है इंप्रूवमेंट हो जाए जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी इनायत है, जज़ाकल्लाह। थैंक्स वेरी मच। ये क्वेश्चन है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी अपीयर्स एट टाइम्स, आर देयर एनी ट्रिगर्स? सॉरी रिपीट करें क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी अपीयर्स एट टाइम्स, आर देयर एनी ट्रिगर्स? The main trigger is gluten in the अच्छा, diet. मतलब इज नो सॉर्ट ऑफ थिंग, वो कहते हैं कभी कभी होता है कभी नहीं होता, तो उसमें ऐसी चीज नहीं है, वो इट शुड हैपन एवरी टाइम, इज इट राइट? हाँ, दिस इज नॉट ट्रू कि कभी होता है या नहीं होता। अगर आपको ग्लूटेन सीलिएक डिजीज है तो यू आर सेंसिटिव टू ग्लूटेन। हाँ, ये हो सकता है कि सेंसिटिविटी के लेवल कम हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अगर सीलिएक डिजीज है तो आप ग्लूटेन से सेंसिटिव होंगे कभी और कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है इट कैन वेरी,
कुछ बाज़ औक़ात कुछ पीरियड के लिए ज़्यादा बेटर हो जाती है, कुछ दफ़ा रिकवर भी हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है या और कोई कमेंट नहीं है तो हम इस सेशन को अब क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को फिर डॉक्टर आमिर जी आपका नेक्स्ट संडे को क्या प्रोग्राम है? बल्कि आयशा सुल्ताना कोई क्वेश्चन करना चाह रही है और फिर आयशा सुल्ताना साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरा 2-3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। गैसेस इतने ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं कि मैं पानी भी पी रही हूँ तो वॉमिटिंग हो जा रही है। पेट में पानी भी पी रही हूँ तो पानी नीचे नहीं उतर रहा है और वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत हो रही है और एक दिन में 3 से 4 वॉमिटिंग्स कर ले रही हूँ डेली। और इतने गैसेस फॉर्म हो रहे हैं कि मैं बैठ नहीं सक रही हूँ, लेट नहीं सक रही हूँ, चल नहीं सक रही हूँ। बस रोना ही रोना आ रहा है, इतना सीवियर पेट में दर्द है मेरे। और मुझे वैसे तो सीलियाक डिजीज है, इलियल अल्सर्स है, किडनी स्टोन्स है, अम्बिलिकल हर्निया है और बॉर्डर लाइन शुगर लेवल है और हमेशा मेरे को सीवियर पेन इन एब्डोमिनल में होता है लोअर और हमेशा मेरे पैरों में बेहद शिद्दत का दर्द होता है और कॉन्स्टिपेशन तो भी चल रहा है लास्ट 1 मंथ से। फिर सडन मुझे लूज मोशंस भी हो जाते हैं, डिजीनेस तो हमेशा रह रहा है, बर्निंग सेंसेशन थ्रोट में हमेशा रहता है, इतना जलन होती है कि मेरे आंखों में पानी आता है, वीकनेस बहुत है और सर्विकल रेडियोथेरेपी भी है मुझे, तो बहुत पेन होता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे डील करूँ ये चीजों को। लेकिन अभी जो आप बता रही हैं 2 दिन से जो आपका सिम्टम बहुत सीवियर हो गए, वॉमिटिंग वगैरह, ये तो कोई एक्यूट मसला भी हो सकता है। आपके अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो हैं जो आपने बताया, सीलिक डिजीज वगैरह, रिफ्लक्स भी आपको, किडनी स्टोन्स भी हैं। तो ये जो वॉमिटिंग है ये तो इन्फेक्शन से भी हो सकती है, किसी भी इवन किडनी यूरिन इन्फेक्शन से भी हो सकती है, पेट में भी दर्द हो सकता है। जिस तरह आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन से भी ये सिम्टम वर्स हो जाते हैं। अगर आपके बाल ओपन नहीं हो रहे तो बैक प्रेशर बढ़ता है, उससे वॉमिटिंग हो सकती है, सिकनेस। डायबिटीज में और भी मसले हो सकते हैं अंदर, बॉल के अंदर, जैसे मैंने एक पहली टॉक में बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइनल ओवर ग्रोथ हो जाती है, उससे सिम्टम होते हैं। तो अगर आपकी इतने कम्प्लेक्स हिस्ट्री और सीवियर सिम्टम है तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशलिस्ट से। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में। आप कहाँ पे रहती हैं? अरे मैं यूके में रहती हूँ। ये यूके में रहती हूँ। हाँ, तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो मेन चीज़ है वो इन्फेक्शन को रूल आउट करना है अभी जो आपकी कंडीशन है उसमें, और कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करें तो उससे बेहतर हो जाएगा। बाकी फिर आप ये भी चेक करवाएं कि आपकी सीलिएक डिजीज है वो वेल कंट्रोल्ड है, या बहुत लोगों को, जैसे मैंने कहा, कि डाइट इनएडवर्टेंटली भी ग्लूटेन ले रहे होते हैं मरीज, हालांकि अपनी तरफ से एहतियात करते हैं, लेकिन ग्लूटेन जा रही होती है, उससे इन्फ्लेमेशन चलती रहती है। मेक श्योर करें कि आपका एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है सीलिक का, दैट विल शो दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग वेल। बाज़ औक़ात हम लोग फिर दोबारा एंडोस्कोपी भी करते हैं कंफर्म करने के लिए कि हील हो गई है इन्फ्लेमेशन या नहीं। गॉल ब्लैडर का मसला तो नहीं है, वो भी टेस्ट करवाएं। कई और खासतौर पर फीमेल पेशेंट में गॉल ब्लैडर एसोसिएटेड प्रॉब्लम होते हैं, उससे भी हो जाता है, स्टोन्स एंड गॉल स्टोन्स का रिस्क होता है। अल्ट्रासाउंड का होना चाहिए। ये सारे तो फिर आप जब डॉक्टर से मशवरा करेंगी, अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से टेस्ट करवाएंगी तो फिर यू विल, लेकिन फिलहाल इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन मेन चीज़ें ट्रीट करनी है। जी, कुछ भी ऐसा कुछ होम रेमेडी आप जाऊँ बता सकते हैं डॉक्टर साहब जिससे गैसेस का प्रॉब्लम एक एटलीस्ट थोड़ा बहुत चीज़ मैं रिलैक्स आपको फील हो? ऐड कर दूँ। गैसेस के लिए आप फिलहाल तो ब्लेंड डाइट जो लो गैस प्रोड्यूसिंग जो चीज़ें हैं वो खाएं, उससे इंशाल्लाह फायदा होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। जी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। जी, नहीं मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर मुझे आप मेरी बात समझ सक रही हैं कि आपने कहा था आपको अम्बिलिकल हर्निया भी है, शायद मैंने अगर सुना था तो। जी हाँ, जी हाँ। अम, अम, जी, और आप वॉमिटिंग कर रही हैं, अम्बिलिकल हर्निया आपको है, तो जी। आप जीपी क्वेश्चन से भी क्यों नहीं रूल होने कंसल्ट चाहिए। करती हैं या 111 को डायल कर। जी, जी, सॉरी फिर से बोलिए, सॉरी। ये यूके में रहती हैं? जी, जी।
आप यूके में रहती है ना? जी हाँ। हाँ, तो आपने जीपी को फोन करके ये या 111 को फोन करके पूछें, वो आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि वॉमिटिंग कॉन्स्टेंटली अगर आपको 2 दिन से हो रही है तो उसके तो अपने बहुत सारी इम्प्लीकेशंस बाद में और ज्यादा हो जाएंगी। जी, तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि कल मंडे है तो कॉल करूँगी। आज संडे है तो अभी मैं थोड़ा वो मैनेज आप अभी हो अपनी चुका है। सिचुएशन भी देख लें। जी। कल इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या तो जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये यही है तो। इसके अलावा कोई अगर, दैट्स फाइन। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सज्जाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपसे फिर बात होती है। मुझे अगर आप टॉपिक अगर आपके ज़हन में है ऑलरेडी तो आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें, ताकि ये लोग उसको, दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वरना हम उसको बाद में एडवर्टाइज कर देंगे। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज मेरा इंटरेस्ट है और ये काफी कॉमन डिजीज है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स यानी पाकिस्तान में IBS। भी बहुत कॉमन है, तो इंशाल्लाह उस पर बात कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को फिर बात होती है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इसमें शिरकत करने का। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।